सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप करन वाले हाँ सैकेंड चैप्टर का सैकेंड पार्ट जो कि परमानेंट एडवांसिस और इंप्रैसड अकाउंट तो रिलेटेड है। होप सो तुहानू पिछली वीडियो समझ आई होएगी तो पसंद भी आई होएगी। इन केस फिर भी कोई क्वेरी या डाउट तुहाडा रह जाता है तुसी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मैनू ईमेल भी कर सकते हो exam.clear.point@gmail.com ते। तो अपना सैकेंड पार्ट स्टार्ट करते हाँ। 2.8 तो स्टार्ट करना है अज आप। सब तो पहला आप ये देखेंगे कि परमानेंट एडवांस हुंदा की है। परमानेंट एडवांस एक फिक्सड अमाउंट है जो एक ऑफिसर नूं दे दिता गया है ताकि वो अपने कंटीजेंट जो खर्चे ने ऑफिस दे उसनूं मीट आउट कर सके तो बाद विच जदों बिल ट्रेजरी दे विच प्रेजेंट होणगे तां उसकी रिक्यूपमेंट भी की जा सके परमानेंट एडवांसिस की। तो 2.8 विच यही कहा गया है कि कोई भी कंटीजेंट नेचर का एक्सपेंडिचर मीट आउट करना है या फिर कोई रिफंड देना है जो कि रिफंडी ने क्लेम किया है इन केस या तो उसने अकाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट के ज़्यादा पैसा जमा करवा दिता है या गलती नाल करवा दिता है तो वो अपना रिफंड तो मंगेगा। ठीक है, तो इस तरीके दे रिफंड या फिर कंटीजेंट नेचर की कोई भी एक्सपेंडिचर मीट आउट करना है और वो भी कितने तक का होना चाहिए 2500 तक का है तो वो परमानेंट एडवांस मीट आउट किया जा सकता है। नैक्सट पेज दे इसके रूल दिते गए हैं परमानेंट एडवांसिस के लिए क्या रूल फॉलो करे जाएंगे। पहला है कि जो एडवांसिस दिता गया है वो एडी देगा किसकी हैल्प नाल किसकी एडवाइस नाल देगा अकाउंटेंट जनरल की एडवाइस के नाल तुहानूं ये एडवांस मिलेगा। दूजा पॉइंट कहता है कि अगर हैड ऑफ द डिपार्टमेंट है या फिर कमिश्नर ऑफ डिवीजन है डिप्टी कमिश्नर है यही अगर चाहन तो अपने सबॉर्डीनेट नूं एडवांस दे सकते हैं इस तरीके का, लेकिन उस वो भी किवें देणगे एजी की हैल्प दे नाल मतलब उसकी एडवाइस के नाल देणगे। लेकिन हैड ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ डिवीजन या फिर डिप्टी कमिश्नर दे खुद का एडवांस उस तो एक हायर अथॉरिटी जो कि कंपीटेंट होएगी वही देगी। उस तो बाद देखो नैक्सट पॉइंट जो कि थर्ड है वो भी फस्ट के नाल ही रिलेटेड है। फस्ट दे विच आपां की कहा सी कि एडी एजी की हैल्प के नाल तुहानूं सैंक्शन करेगा एडवांस, लेकिन इसकी अगर कोई रिवीजन करनी है एडवांस की, ठीक है, परमानेंट एडवांस की कोई भी रिवीजन घटाना है वधाना है वो भी इस तरीके नाल एजी की हैल्प नाल कौन करेगा एडी। ठीक है, तो इसकी एडवाइस के नाल नोट दे विच की लिखा है कि जब भी एडवांस दे विच रिवीजन की जाएगी तो पिछले 12 महीने का जो भी इसके परमानेंट एडवांसिस दे विचों खर्चा होया उसकी कंटीजेंट बिल की डिटेल नाल लगाई जाएगी। फोर्थ पॉइंट विच किया गया है कि एज दीज एडवांसिस इन्वॉल्व द परमानेंट रिटेंशन ऑफ मनी आउटसाइड द ट्रेजरी। ये ट्रेजरी तो बाहर पिया रहेगा पैसा क्योंकि परमानेंट नेचर लिए दे दिता गया एक बारी। ठीक है, उस तो बाद की कह रहे हैं कि दे मस्ट नॉट बी लार्जर दैन इन एब्सोल्यूटली असेंशियल। जरूरत तो ज़्यादा बाहर अमाउंट नहीं होना चाहिए, वही की रिवीजन कर दी जाएगी अगर तुहानूं लगता है कि ज़्यादा ही एडवांस बाहर पिया रहता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की कहा जाता है दीज एडवांसेज शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड अननैसैसरली। मतलब कि इससे ऐ नहीं कि मल्टीप्लाई करी जाओ तुसी एडवांसिस। जिवें मान लो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट इंपलॉय नूं तो परमानेंट एडवांस अलाउड है ही है। हुण इस दे विच कहा गया है कि जब उसके सबॉर्डीनेट नूं किसी नूं जरूरत है एडवांस की छोटे मोटे पैसे की जरूरत है ऑफिस के रिलेटेड तो उसनूं इसके अमाउंट के विचों ही दिता जाए ना कि होर एडवांसिस मतलब कि ग्रांट किए जान। इस नाल क्या होएगा क्योंकि इस दे विच तो होना ही होना अगर 2-3 एडवांसिस हो जाएंगे तो एवें तो मल्टीप्लाई होंदे जाएंगे ना, तो इसलिए क्या है कि अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन ना होवे। 6 पॉइंट क्या गया है द एडवांस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटरस्टेड विद इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी जिसनों ये एडवांस मिलया है फॉर द एमरजेंट पैटी एडवांसिस ऑफ ऑल द काइंड। और ये किस लिए दिता गया ताकि पैटी एडवांसिस मीट आउट किए जा सकन दो इट इज़ अ सेल्डम दैट दे विल बी नीडेड फॉर अदर दैन कंटीजेंट चार्जेस। मतलब कोई इक्का दुक्का भी हो सकता है कि किसी और चीज़ लिए भी यूज़ किया जा सके। दस इफ द क्लेम ऑफ क्लास 4 इंपलॉय इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय रेल, अगर क्लास 4 के इंपलॉय नूं ट्रैवल करनी पैगी रेल के थ्रू हिज फेयर मस्ट सम टाइम नैसैसरली बाय एडवांसिस फ्रॉम दिस अमाउंट तो उसका एक्सपेंडिचर नूं भी मीट आउट इस तों किया जा सकता, मतलब उसका टीए भी इस दे विचों दिता जा सकता है। नोट 2 की कहना है कि एडवांस मे बी मेड आउट ऑफ एक्चुअल रेल फेयर और रोड माइलेज आउट ऑफ परमानेंट एडवांसिस टू ऑल द नॉन गजटेड इंपलॉय ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। तो इस द जो कि पुलिस डिपार्टमेंट दे नॉन गजटेड इंपलॉय का भी टीए जो कि एक्चुअल रेल फेयर होएगा और रोड माइलेज होएगा वो भी परमानेंट एडवांसिस विचों दिता जा सकता है। लेकिन जिवें ही दिता गया है
और बिल जब ट्रेजरी चों पास हो जाएगा तो उसका एक्सपैंडिचर का अमाउंट तुहानूं मिल जाएगा, तो वो अमाउंट जो मिलिया है उसनूं यूज़ किया जाएगा रीइक्विपमेंट ऑफ परमानेंट एडवांस नूं, जिवें ही वो बिल पास हो जाता है। उस तो बाद 7वां पॉइंट देखो की कहता है, अगर तो ट्रांसफ़र हो जाता है चार्ज, ठीक है ना, एक ऑफिसर आया फिर उसके बाद चेंज होकर दूजा ऑफिसर आ जाएगा, या फिर ईयर एंड हो चुका है, तो क्या करना है 15 डे ऑफ अप्रैल नूं पिछले 31 मार्च तक दा, ठीक है, इस साल जो पिछला साल बीत गया उस तक दे सारे एडवांसिस की लिस्ट तुहानूं देनी पेगी। एडवांस विद कंटीजेंट एक्सपैंडिचर किसनूं देनी है, आपां हैड ऑफ द डिपार्टमेंट नूं देनी है। कंट्रोलिंग परपज़ दे लई है कि इकनॉलेजमेंट रहनी चाहिए है जो कि तुहाडा कंट्रोलिंग ऑफिसर है कि इसका यूज़ किवें ते कित्थे किया गया। 2.9 की कहता है, होल्डर ऑफ अ परमानेंट एडवांस और इंप्रेस्ड इज़ रिस्पोंसिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ मनी प्लेस इन हिज हैंड। तो परमानेंट एडवांस सेफ कस्टडी दे नाल रखना चाहिए है जिसके हत्थ विच दिता गया है, एंड ही मस्ट एट ऑल द टाइम बी रेडी टू अकाउंट फॉर टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन वाउचर एंड कैश। और उसनूं पूरी जानकारी होनी चाहिए है कि अगर 10,000 का परमानेंट एडवांस है तो 10,000 कितने ने, ठीक है ना, वाउचर ते किन्ने मतलब पेमेंट हो चुकी है और कितना तुहाडे हत्थ विच कैश रह गया है। नोट की कहता है, नाइदर द परमानेंट इंप्रेस्ड विच इज़ इंटेंडेड फॉर मीटिंग द अर्जेंट एक्सपैंडिचर, और दूजा की कहता है कोई भी नोर अदर गवर्नमेंट मनी, चाहे वो परमानेंट इंप्रेस्ड है या कोई गवर्नमेंट मनी है, वो किसी भी प्राइवेट परपज़ लई यूज़ नहीं होएगी, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके नाल प्राइवेट और गवर्नमेंट मनी नूं आपां मिक्स नहीं करना है। प्राइवेट वाला अपने प्राइवेट पैसे का यूज़ करे और गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट की मनी नूं ऑफिशियल परपज़ लई यूज़ किया जाए। तो आपां ये वाला सैकेंड पार्ट जो कि परमानेंट एडवांस एंड इंप्रेस तो रिलेटेड सी वो पूरा हो गया। तो आपां इस दे विच की पढ़िया है कि एडवांस एडी देगा, रिवीजन भी एडी करेगा एजी की हैल्प दे नाल, और जिस दे हत्थ विच है वो पूरा उसके लिए रिस्पोंसिबल रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है पेमेंट्स के रिगार्डिंग। पहला आप पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल और रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू एक्सपैंडिचर। 2.10 की कहता है कि एवरी गवर्नमेंट इंप्लॉई इनकरिंग और सैंक्शनिंग एक्सपैंडिचर फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ द स्टेट शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनैंशियल प्रोप्राइटरी। तो हाई स्टैंडर्ड किहड़े फाइनैंशियल प्रोप्राइटरी दे यूज़ करेगा, ठीक है। माइंड च किवें अपने आप नूं बना के चले जो एक्सपैंडिचर नूं इनकर कर रहा है, तो उसकी आपां देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई जो एक्सपैंडिचर नूं सैंक्शन कर रहा होंदा है तो उसने ये सोचना है कि यह पैसा किवें यूज़ करना है, जिवें वो अपना मनी अपने पैसे नूं यूज़ करदा उसी तरीके नाल गवर्नमेंट दे पैसे नूं यूज़ करेगा। वही ऑर्डनरी प्रूडेंस, उवें ही नैगोसीएशन, उवें ही लॉजिकल होकर चलेगा, ठीक है। दूजा की कहता है एक्सपैंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर दैन द ओकेजन डिमांड। जिन्नी जरूरत है उन्ना ही एक्सपैंडिचर करना है, ये नहीं कि वध कर देना है, ठीक है ना। तो जरूरत तो ज़्यादा अमाउंट एक्सपैंडिचर विच नहीं लियाना। उस तो बाद है मनी बोरोड ऑन सिक्योरिटी ऑफ अलॉटेड एलोकेटेड रिवेन्यू शुड बी एक्सपेंडेड ऑन दोज ऑब्जेक्ट ओनली फॉर विच मनी इज़ बोरो। जिस लिए आपां मनी नूं बोरो किया है, ठीक है, लोन लिया है किसी भी तरीके नाल, उसनूं उसी ऑब्जेक्ट लई उसी परपज़ लई यूज़ करना है, ना कि उसनूं डेविएट करना है। फोर्थ पॉइंट कहता है नो अथॉरिटी शुड एक्साइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपैंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरैक्टली और इनडायरैक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। मतलब कोई भी ऐसा सैंक्शन तुसी नहीं करना जिसका डायरैक्टली और इनडायरैक्टली वे तो एडवांटेज किनूं होने वाला है, तुहानूं होने वाला है। मान लो तुसी कोई प्रोजेक्ट पास किया है और एक ऐसी एजेंसी नूं दिता है जिस दे विच तुसी या तुहाडा कोई रिलेटिव क्या है पार्टनर है मान लो, ठीक है। तो इस दे विच क्या है तुसी अपने फायदे लई यूज़ कर रहे हो अपनी पावर्स नूं, तो इस तरीके नाल कुछ भी ऐसा नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट जो रिवेन्यू है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी लई यूज़ नहीं होएगा, किया जा सकता है अगर जो उसका अमाउंट है बड़ा ही नैगलीजिबल है, ठीक है, या फिर कोर्ट दे ऑर्डर्स ने या फिर कस्टम ही पहले दा एवें चलिया आ रहा है कि भी इन्ना क अमाउंट तो आपां खर्च कर देने, ठीक है। तो कस्टम कोर्ट या फिर इनसिग्नीफिकेंट अमाउंट है तो ये किया जा सकता, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर पर्सन नूं बेनीफिट नहीं दिता जा सकता। उस तो बाद सिक्स्थ है कि नो अथॉरिटी शुड सैंक्शन एनी एक्सपैंडिचर विच इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व एट अ लेटर डेट एक्सपैंडिचर बियॉन्ड इट्स ओन पावर ऑफ सैंक्शन। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपैंडिचर नहीं करना जो कि तुहाडी खुद की अथॉरिटी तो बाहर चला जाए।
7th है amount of all the allowances such as a traveling allowance granted to meet the expenditure of particular type should be so regulated that the allowances are not on the whole of source of profit to the recipient। मतलब जब भी ਆਪਾਂ टीए देना है किसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਦ ਕੈਨਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਐਨੂਮਰੇਟਡ above the authority incurring expenditure should further see। मतलब जो ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तो ऊपर दे 7 पॉइंट ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫੰਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ ਥੀਸ ਫੰਡ that authority incurring the expenditure will be responsible for any excess over the sanctioned fund and expenditure in anticipation of fund is incurred only in authorized cases। ठीक है, अगर मान लो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ authorized cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ anticipation मतलब कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਛ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜੋ ਇਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਐਟ ਵੰਸ ਐਂਡ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਲਪ ਫॉर द ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅਲਾਉ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਅਨਦਰ ਈਅਰ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕरेंगे। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮਨੀ ਇਨਡਿਸਪਿਊਟੇਬਲੀ ਪੇਬਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਨਪੇਡ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ 올 ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਸਰਟੇਨ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡੇਟਡ ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਡੇਟ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਡ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਨੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਅ ਡੇ ਲੋਂਗਰ ਦੈਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਫਰੋਮ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾਓ। हैज़ ऑलरेडी बीन पेड आउट ऑफ परमानेंट एडवांसेज। अगर परमानेंट एडवांस भी दी गई है इट इज़ नॉट परमिसिबल टू ड्रॉ द एडवांसेज फ्रॉम द ट्रेजरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क द कंप्लीशन विच लाइकली टू टेक अ कंसीडरेबल टाइम। मतलब तुहानूं पता है जिस मतलब जिस वर्क ਲਈ ਤੁਸੀਂ अमाउंट निकलवा रहे हो उसनूं बड़ा ही टाइम लगना है ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ एडवांस ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬੀ ਡਰਾਲ ਆਫ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।